हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के अंदर हम कैसे कर सकते हैं, क्या हमें प्रिपरेशन करनी होगी। हर एक पॉइंट मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। बेस्ट टाइम कौन सा रहने वाला है, एज लिमिट क्या है, रूट कौन से होंगे, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगेगा, कितना खर्चा आएगा, और भी बहुत सारे हिडन चीज़ें हैं जो कि इस वीडियो में सारे पॉइंट में कवर करूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके ऑलमोस्ट सारे आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि हर चीज़ को अपन डिटेल से बात करेंगे। प्रभो शंभु महादेव शिव शंभु महेश्वर, नमो नमः शिवाय तुम नमो नमः शिवाय। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कैलाश मानसरोवर को लेके, क्योंकि एक कंफ्यूजन अभी भी है काफ़ी लोगों के मन में, मोस्टली को तो पता है। तो वो ये है कि कौन सा कैलाश मानसरोवर, ये कौन सी वाली यात्रा है। तो एक्चुअल यात्रा कैलाश मानसरोवर की यही है जो तिब्बत में जाके होती है। 2019 के बाद में जब यात्रा बंद थी 2024 तक, तो बहुत सारे पैकेजेस और इंट्रोड्यूस किए गए थे अलग अलग कंपनी के द्वारा। जो कि पहला आपने सुना होगा एरियल दर्शन, तो वो भी दूर से देखा जाता था। और फिर लिमिलापचा जो कि मैंने 2024 के अंदर एक्सप्लोर किया था, वो भी दूर से दर्शन होते थे। और इंडिया से लिपू पास से, तो लिपू पास से भी दूर से दर्शन होते थे, बट अब लिपू पास से एंटर आप कर सकते हो परिक्रमा के लिए। तो बाकी सारे दूर दर्शन थे। जो एक्चुअल जो यात्रा है वो यही है। आपको कैलाश मानसरोवर जाना है, परिक्रमा करनी है, मानसरोवर लेक की परिक्रमा करनी है, तो तिब्बत जाना ही होगा। तो ये है कैलाश मानसरोवर यात्रा तिब्बत वाला पैकेज की बात कर रहे हैं, जो कि 2025 में खुल चुका है। मेन कैलाश यही है। तो आई थिंक ये कंफ्यूजन आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो अब बात करते हैं बेस्ट टाइम। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा लिमिटेड टाइम के लिए ही ओपन रहते हैं, क्योंकि बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे है। तो मई मिड से लेके सितंबर मिड तक, मानो समटाइम सितंबर एंड तक चल लेती है, डिपेंड ऑन वेदर कंडीशन और डिपेंड ऑन उनकी लिमिट कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मिड मई से लेके सितंबर मिड तक की आप कोई भी डेट चूज कर सकते हो। इसके बीच में मॉनसून सीजन आता है। तो सबसे बड़ा सवाल लोगों का यही रहता है कि जुलाई और अगस्त, क्या इस समय पे यात्रा करनी चाहिए। तो इस समय पे डेफिनेटली मॉनसून का टाइम रहता है, तो काफ़ी बारिश भी हमें फेस करने को मिलती है और बाई रोड वाले में काफ़ी लैंडस्लाइड्स भी फेस करने को मिलते हैं। बट ये मोस्टली नेपाल वाले रीजन में ही मिलेगा। ऊपर जैसे हम तिब्बत में एंटर कर जाते हैं तो वहाँ पर वेदर का इतना इम्पैक्ट नहीं होता है, क्योंकि एक तो हाई ऑल्टीट्यूड आ जाता है, तो लैंडस्लाइड का तो वहाँ पर कुछ होना ही नहीं है, क्योंकि वहाँ का लैंडस्केप ही पूरा अलग है, वो पहाड़ों के ऊपर है। और बस एक वेदर खराब होने की वजह से कई बार दर्शन नहीं होते, या लेट होते, या थोड़ी देर के लिए होते, ये थोड़ा सा इम्पैक्ट आ जाता है। अदरवाइज किसी भी वेदर सीजन में आप चले जाओ, आपको बहुत अच्छा ही लगेगा। बट सितंबर एंड होते होते थोड़ी सर्दी ज़्यादा बढ़ जाती है। बाकी टाइम में वेदर आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अगर धूप रही तो आपको जैकेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी दार्जिलिंग के अंदर। तो मई मंथ से लेके आप सितंबर के बीच की कोई भी डेट आप चूज़ कर सकते हो, जिस समय पे भी आपको टाइम मिल रहा है। तो अब बात करते हैं एज लिमिट को लेके, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ऑलमोस्ट हर लोगों के मन में यही है, क्योंकि जो लोग भी अपने पेरेंट्स को यात्रा पे भेजना चाहते हैं या खुद भी जाना चाहते हैं। तो मिनिमम जो एज क्राइटेरिया है वो है 10 ईयर इंडियंस के लिए। बाकी तिब्बत वाले तो छोटे बच्चों को भी लेके चलते हैं। तो 10 ईयर मिनिमम होना चाहिए, और मैक्सिमम का कोई ऐसे लिमिट नहीं है। ईजीली जो परमिट मिल जाता है वो है 70 साल, 70 ईयर्स। तो 10 to 70 ईयर्स ऑफिशियली आपको परमिट मिल जाता है। अब लास्ट ईयर 70 प्लस वालों को भी परमिट दिया है। बट काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल है कि 70 प्लस नहीं जाते, बट नहीं, 70 प्लस जाते हैं। वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, कौन सी कंपनी उसको लेके जा रही है, कौन सी कंपनी नहीं लेके जा रही है, वो उनकी स्किल्स पे डिपेंड करता है। बाकी तिब्बत की ओर से ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। इवन 71, 72, इवन 73 ईयर्स के भी लोग चले हैं। 72 के तो हमारे साथ चले हैं। तो एज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप फिट होने चाहिए मेडिकली और मेंटली, दोनों तरफ से आप फिट हो तो यस, आपका 80% चांस है कि वहाँ से परमिट आपका आ जाएगा 70 प्लस वालों के लिए। बाकी 10 to 70 के बीच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका परमिट आ ही जाएगा। इसमें से दो रीज़न होते हैं जिनके वो परमिट नहीं देते हैं। पहला है लद्दाख,
कोई लद्दाख से हैं तो वो लोग परमिट नहीं देते इसका। और दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश वालों को भी ये परमिट नहीं देते हैं। अब क्यों नहीं देते हैं, अब इनका इंटरनल मामला है, बट हाँ अप्लाई करते हैं तो भी ये नहीं देते हैं। तो इसमें इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी अरुणाचल और लद्दाख से है। और 70 और हाँ, जो 70+ वाले हैं उनका जो परमिशन आगे से ग्रांट होता है ना, वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला, एक तो वो मेडिकल फिट होने चाहिए, वो सबको पता ही है, मेडिकली और मेंटली। दूसरा डिपेंड करता है आप किस कंपनी के साथ जा रहे हो, क्योंकि वहाँ पर कंपनी की भी रेपुटेशन देखी जाती है। अगर कोई अच्छे से सर्विस दे रहा है और इन चीज़ों का ध्यान रखता है और उनको उनकी स्किल्स है हाई ऑल्टीट्यूड पे ले जाने की या जाने की, तो उनको ईजिली दे देते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर। तो ये एक थोड़ा सा फैक्टर होता है, क्योंकि काफ़ी लोगों की रिजेक्ट हो जाते हैं और किसी ढंग की कंपनी के साथ जाते हैं तो उनका वहाँ पर अप्रूव हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है। पर हाँ, जो सबके माइंड में था कि 70 के ऊपर नहीं मिलता है, वो झूठ है। 70 के ऊपर भी आपको परमिशन मिलेगा, वो लोग जा सकते हैं। तो जो भी 70 साल से ऊपर है वो आप खुश हो जाइए, क्योंकि अच्छा न्यूज़ है ये। तो अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन को लेके कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेके। तो सबसे पहला आपको चाहिए होता है परमिट, जो कि तिब्बत से मिलता है। दूसरा, उस परमिट के बेस पे बनेगा वीज़ा। तो परमिट और वीज़ा ये दोनों ही कंपनी का पार्ट है, कंपनी टेक केयर करती है। उसके लिए आपको, अब आपकी ओर से आपको क्या रेडी करना है, पासपोर्ट। तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी मिनिमम 6 मंथ होनी चाहिए, 6 मंथ ऑफ ट्रेवल डेट। तो आप एक बार अपना पासपोर्ट का डेट देख लीजिएगा, उसका मिनिमम एक्सपायरी 2026 एंड से भी आगे होना चाहिए, 2027 होना चाहिए तो ठीक रहेगा। मिनिमम आप 6 महीने होने चाहिए। अगर नहीं है तो आप अभी से उसको रीइशू करा लीजिए, ताकि आराम से आपका 1-1.5 महीने में बन के आ जाएगा, अभी काफ़ी टाइम है। दूसरा, आपको चाहिए पैन कार्ड। पैन कार्ड ओनली यहाँ पर इंडियन टैक्सेशन के लिए ही चाहिए, तिब्बत में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो कि आप एक डिक्लेयर करते हो कि यू आर ए मेडिकली फिट। तो ये आप किसी भी MBBS डॉक्टर से आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। ये अभी नहीं चाहिए होगा, ये चाहिए होगा जब आप ट्रेवल कर रहे होगे, तो उस समय पे आपको साथ लेके आना होता है। और तीसरा, वोटर ID कार्ड। तो वोटर ID कार्ड भी तिब्बत में नहीं चाहिए। वोटर ID कार्ड सिर्फ उन लोगों को चाहिए जो लोग बाई रोड से जाएंगे वाया काठमांडू होके। तो उनको, जो एयर से ट्रेवल करने वाले हैं दिल्ली से या कहीं से भी बाई फ्लाइट इंडिया टू काठमांडू, तो उनको वोटर ID चाहिए होगा, क्योंकि पासपोर्ट आपको लास्ट मोमेंट पे ही मिलता है। तो जिनके भी वोटर ID नहीं बने हुए हैं तो वो अभी से अपना वोटर ID बनवा लो। मतलब बने हुए तो सबके होते हैं, बट नाम करेक्शन, ये बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता ही है। तो री इशू करा लो नया वोटर ID। तो वो वोटर ID आप अपने साथ रखो। जो बाई रोड जाने वाले हैं उनका तो आधार कार्ड चल जाएगा, बट फ्लाइट के अंदर आधार कार्ड नहीं चलता। वोटर ID ओरिजिनल वो भी, या फिर पासपोर्ट। तो पासपोर्ट तो आपका उस समय पे मोस्टली एम्बेसी में होता है, लास्ट मोमेंट पे ही आता है। तो वोटर ID बना के आप अपने पास जरूर रख लीजिए, रेडी कर लीजिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स। तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, रूट कौन सा ले। तो तिब्बत में एंटर करने के लिए 2 कंट्रीज से आप मेनली एंटर कर सकते हो। पहला है इंडिया से, दूसरा है नेपाल से। तो इंडिया से 2 रूट है। पहला है आपका सिक्किम नाथुला से एंटर करते हो, जो कि बहुत लंबा होता है, और दूसरा उत्तराखंड से लिपो पास से। तो ये दोनों ही रूट जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही ऑपरेट होते हैं। तो ये प्राइवेट ऑपरेटर यहाँ से एंटर नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप गवर्नमेंट की जो साइट है, आप वहाँ पर इसकी अपडेट्स और सारा कुछ आपको वहाँ पर टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो इसमें आपका सिलेक्शन लकी ड्रॉ से होता है, और इसमें मेडिकल और फिटनेस इसके काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल इन्होंने बनाए हुए हैं। इवन एज लिमिट भी काफ़ी है। तो इसमें आप इसकी अपडेट्स देख लीजिएगा, टाइम टू टाइम अपडेट इनकी वेबसाइट पे आपको मिलता रहेगा। और दूसरा, नेपाल के थ्रू। तो जितने भी प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं वो सब नेपाल वाले रूट से ही ऑपरेट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर लिमिट भी ज़्यादा होती है। इंडिया के रूट से बहुत लिमिटेड ही सीट्स मिलती हैं। आई थिंक पूरे साल की वैसे 1000 के आसपास होती है, बट लास्ट ईयर 2025 में 750 ही मिली थी सीट्स। बट प्राइवेट वाले जो कि नेपाल रूट से, वहाँ पर 20,000 की लिमिट थी। तो मोस्टली लोग जो इंडिया से हैं वो नेपाल वाले रूट से ही जाते हैं। तो नेपाल में आपके मेजरली 3 रूट हैं। पहला जो कि सबसे पॉपुलर है, लखनऊ से एंटर करके सिमीकोट, और सिमीकोट से हिल्सा से हम एंटर करते हैं तकलाकोट। तो ये इसमें से काफ़ी जो रूट हैं वो फ्लाइट और हेलीकॉप्टर से कवर हो जाता है, बाकी वाला बाई रोड होता है। तो इसको लखनऊ वाला रूट भी बोलते हैं। तो जो लखनऊ जहाँ पर आपको दिख जाए तो आप समझ लेना ये
यही वाला रूट है। तो इसमें आपका जो डेज लगेगा लगभग 9 से 10 दिन आपका लगेगा पूरा इस यात्रा को कंप्लीट करके आने में। और दूसरा जो रूट है वो है काठमांडू से। तो काठमांडू वाला जो पूरा रूट है वो बाई रोड होता है, जिसको ओवरलैंड भी बोलते हैं। तो वो केरोंग से उसमें एंटर करते हैं बॉर्डर में। लास्ट ईयर केरोंग का बॉर्डर टूटा हुआ था, तो न्यालम से हम एंटर किए थे। इस साल 2026 में उम्मीद है वो खुल जाएगा। तो इसमें आपके टाइम ज़्यादा लगता है, 13 से 14 दिन लगते हैं पूरी यात्रा को कंप्लीट करके आने में, क्योंकि ये पूरा बाई रोड है। और तीसरा रूट है लासा से। तो काठमांडू से लासा फ्लाई करते हैं, लासा से मानसरोवर और दार्जिलिंग तक बाई रोड ही आना पड़ता है, बट वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो बहुत लिमिटेड लोग ही उसको ऑप्ट करते हैं। तो मोस्टली नेपाल में 2 ही रूट ऑपरेट होते हैं, लखनऊ से जो कि बाई हेली, और काठमांडू से ओवरलैंड। बाकी इंडिया वाला तो सेगमेंट मैंने अलग ही रख दिया, क्योंकि वो पूरा लॉटरी सिस्टम है और इंडियन गवर्नमेंट ही इसको टेक केयर करती है। तो कैलाश यात्रा करने के लिए जितने भी रूट्स हैं वो सारे रूट का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल गया है। अब आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा वाला रूट ज़्यादा अच्छा लगता है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से कर सकते हो ना। तो अब बात करते हैं कॉस्टिंग को लेके, क्योंकि कॉस्टिंग भी हमें हेल्प करेगी कि हमें कौन सा वाला रूट लेना चाहिए। तो इंडिया से जो दोनों रूट जाते हैं उनका कॉस्ट लगभग 2-2.25 लाख से लेके 4 लाख तक उसका कॉस्ट जाता है। आई थिंक नाथुला वाला ज़्यादा कॉस्टली है, और ये लिपो पास वाला आई थिंक सस्ता है, 2-2.5 लाख तक आई थिंक हो जाता है वो। और जो नेपाल वाले रूट हैं, अगर आप हेली वाला रूट करते हो लखनऊ के रास्ते से, जो कि 9 से 10 दिन में हो जाता है, उसका कॉस्ट आपका लगभग 2,70,000 से लेके 3 लाख तक आएगा, अगर टैक्सेशन वगैरह सारा मिला लोगे तो। और दूसरा काठमांडू से, जो कि 13 से 14 दिन में हो जाता है, पूरा ही बाई रोड होता है, तो इसका कॉस्टिंग अगर आप ढंगी कंपनी के साथ करोगे तो लगभग 2,20,000 तक इसका कॉस्टिंग आएगा। और तीसरा है लासा वाला। तो लासा वाला आपका लगभग 3.5 लाख के आसपास तक जाता है, क्योंकि इसमें फ्लाइट और बहुत सारी चीज़ें और इन्वॉल्व रहती है, तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। तो मेजरली लोग वो नहीं लेते हैं, तो ये तो बाई हेली जाते हैं या फिर बाई रोड जाते हैं नेपाल के रास्ते से। तो कॉस्टिंग से आपको और आइडिया मिल जाएगा कि आपको कौन सा वाले रूट की प्रिपरेशन आपसे स्टार्ट कर देनी है। तो अब बात करते हैं उन एक्सपेंस पे जो कि तिब्बत में होने हैं इस कॉस्ट के अलावा, क्योंकि इस पॉइंट पे कोई बात नहीं करता। तो तिब्बत में जब आप जाओगे तो वहां पर आपका जो सबसे बड़ा जो खर्चा होता है वो होता है जब आप माउंट कैलाश की परिक्रमा करते हो। तो उस समय पे अगर आपको घोड़ा चाहिए तो घोड़े का कॉस्ट सबसे ज़्यादा है, जो कि लगभग आपका 4,000 युआन लग जाता है। इंडियन करेंसी में अगर बात करें तो लगभग 56,000 के आसपास। और दूसरा पोर्टर, तो पोर्टर का कॉस्ट लगभग 1,200 युआन, यानी इंडियन करेंसी में 16-17 हज़ार रुपये होते हैं। तो वो लोग जो पैदल चलेंगे, बट वो चाहते हैं कि मेरा जो लगेज है, जो मैं बैग ले रहा हूँ, वो कोई पोर्टर मेरा लेके साथ चल ले, तो पोर्टर का कॉस्ट लगभग 16-17 हज़ार रुपये आ जाएगा। ये जो कॉस्ट बता रहा हूं मैं, ये पूरी परिक्रमा की है, जो कि 3 दिन की परिक्रमा होती है। और तीसरा वो जो अस्तपद जाना चाहते हैं, तो अस्तपद का वहां का जो कॉस्ट है वो 500 युआन है। तो 500 युआन लगभग हो गए 7,000 रुपये। तो जो ये इंडियन करेंसी में रेट बता रहा हूँ ये वेरी होती है कि आप किस कन्वर्जन पे युआन घर से लेके आ रहे हो या वहाँ पर लेते हो। वहाँ का मैंने जो कन्वर्जन बताया ये 14 रुपये से मैंने कैलकुलेट किया है, तो हो सकता है आपको 12 में मिल जाए, 12.5 में मिल जाए। जब आप जा रहे हो उस समय का कन्वर्जन क्या है वो उस पर डिपेंड करेगा। ये मैं एग्जिस्टिंग बता रहा हूँ, 2025 के अंदर जब हम गए थे तब ये रेटें थी वहाँ पर। तो ये एक्स्ट्रा खर्चा होता है आपका, जो पैसा आपने कंपनी को पे किया है उसके अलावा। और इसके अलावा कोई मेजर खर्चा नहीं होता है, वो आप अपने हाथ खर्चे के लिए साथ रख सकते हो। अगर कुछ आपको शॉपिंग करनी है या कुछ ऐसे बाहर घूमते घूमते कुछ खाना पीना है तो आपका कुछ लगेगा, अदरवाइज तो नहीं लगेगा। तो ये एक्स्ट्रा खर्चा आप माइंड में लेकर चलिए। जो लोग भी घोड़ा और पोर्टर की माइंड सोच के चल रहे हैं कि मैं घोड़े पे यात्रा करेंगे, तो ये खर्चा लगता है। तो घोड़े और पोर्टर का पैसा बचा सको, इसलिए अब डिस्कस कर लेते हैं फिटनेस को लेके, क्योंकि जितनी फिटनेस आपकी अच्छी होगी तो आपको ना घोड़े लेने की ज़रूरत है ना ही पोर्टर लेने की ज़रूरत है। तो आप अपनी फिटनेस पे अभी से काम करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड में हमें क्या होता है, हमें हमारे लंग्स को मजबूत करना होता है, हमारे नी को मजबूत करना होता है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन कम होती है। तो हमारे लंग्स को इतनी आदत नहीं होती है कि उस तरीके से वो ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर पाए और हमारी बॉडी को फिट रख पाए। तो इसके लिए हमें डेली का 6-7 किलोमीटर हमें वॉक करना है। तो उससे क्या है कि हमें पैदल चलने की इतनी हैबिट हो जाएगी, क्योंकि जो परिक्रमा है वो 42 किलोमीटर का है।
तो हमें एक तो पहले चलने की प्रैक्टिस करनी है कि इतना किलोमीटर हम चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, विथ लगेज और विदाउट लगेज, ये अपन डिस्कस करते हैं अभी। वहाँ पर तो विथ लगेज चलना पड़ेगा। वॉक के साथ साथ हमें प्रैक्टिस करनी है सीढ़ियाँ चढ़ने की, क्योंकि जितने हम स्टेज चढ़ेंगे उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हमारे घुटनों पे आता है। और जब हम परिक्रमा कर रहे होते हैं तो वहाँ पर डे 2 की जो परिक्रमा होती है वो पूरा हमें क्लाइम करना है। तो ये प्रैक्टिस हमारी वहाँ पर काम आएगी, क्योंकि हमें हमारे पैरों को हैबिट है पहले से ही कि जब हम स्टेज चढ़ते हैं तो वो हमारी पूरी बॉडी को लिफ्ट करता है। तो इससे हमारी जो ब्रेथ भी है वो भी कई बार आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है, तो उसको भी कैसे कंट्रोल करना है। तो ये जब हम स्टेज चढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें धीरे धीरे हैबिट हो जाती है, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा जब आप ज़्यादा चढ़ाई करते हो तो थोड़ी देर में आप हाँफ जाते हो। तो उस हाँफने से फिर क्या होता है कि सांस फूली आपकी, तो आप 2 मिनट रुके, आपने फिर डीप ब्रेथ लिया, कंट्रोल किया, फिर चले। तो यही प्रैक्टिस वहाँ पर काम आती है। तो वहाँ पर भी यही करना होता है। जैसे आप थके, आपकी ज़्यादा सांस फूली, आप 2 मिनट रुके, सांस को कंट्रोल किया, फिर आप आगे चलते रहे। तो बस ऐसे ऐसे करते करते हमारी पूरी यात्रा कंप्लीट हो जाती है। तो इसका आप ध्यान रखो। और फिटनेस के साथ साथ हमें मेंटली भी स्ट्रांग होना है। तो इसके लिए आप योगा कीजिए, जितना हो सके ब्रेन को कंट्रोल रखिए, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन कम होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर इरिटेशन आना लग जाता है। हम हर छोटी छोटी चीज़ को लेके इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा और बीपी हाई हो जाता है। और मतलब आप समझ सकते हो कि जब ज़्यादा इरिटेशन होता है तो कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है वहाँ पर। तो और आप इंजॉय भी नहीं कर पाओगे ऐसे सिनेरियो में। तो बेटर है कि आप अभी से ही अपनी बॉडी को उसके अकॉर्डिंग ढालना स्टार्ट कर दो। जब आप परिक्रमा में जाओगे तो आप मतलब कहते हैं ना, इंजॉय करोगे, हर एक मोमेंट को इंजॉय करोगे, बहुत कम थकोगे, मज़ा आ जाएगा आपको। क्योंकि ये यात्रा पूरी ज़िंदगी में एक ही बार होनी है। मोस्टली लोग तो इसको एक ही बार कर पाएंगे, लकी होंगे जो बार बार कर पाएंगे। तो इस मेमोरी को इतना यादगार बना दिया जाए, इतना अच्छा बना दिया जाए कि मतलब जब भी हम बड़े हो जाएंगे, हमारे पोते पोते जब साथ खेल रहे होंगे तो उनको भी जब हम कहानियाँ बताएंगे तो एक अच्छी मेमोरी होनी चाहिए ना उनको बताने के लिए भी। तो इसलिए अभी से ही आप फिजिकली और मेंटली दोनों का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर लीजिए। मेंटल के लिए आप योगा कीजिए, बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू फिजिकली। जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं तो फिजिकली चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं, और फिजिकली स्ट्रांग है मेंटली नहीं है तो वो नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमें दोनों को एक साथ प्रिपेयर करना है। तो हमारे पास अभी टाइम है, तो इन चीज़ों पे आप एक्सरसाइज शुरू कर लीजिए और मेंटली भी योगा स्टार्ट कर लीजिए। बाकी सारी प्रिपरेशन होगी, सारे टॉपिक पे डिस्कशन हो गया। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक वो है कि हमें साथ क्या क्या लेके जाना है, क्या हमें पैक करना है। तो क्योंकि कैलाश मानसरोवर काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड है, तो ये बाकी यात्राओं से काफ़ी अलग यात्रा हो जाती है, ऑक्सीजन भी कम रहता है, तो इसकी पैकिंग थोड़ी सी ध्यान रख के करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हमें पैक करने हैं वुलन के कपड़े। तो वुलन में हमारे पास जैकेट होना चाहिए एक, जो मिनिमम -10 डिग्री का हो। उसके अलावा हमें लेयरिंग करनी है, तो एक फ्लीज या हुडीज ले सकते हो, स्वेट शर्ट ले सकते हो, वो हमारे पास होना चाहिए। एक थर्मल का सेट ज़रूरी है, वो होना ही चाहिए। हालांकि हम रिकमेंड नहीं करते कि उसको पहनो, बट सबका बॉडी कल्चर देखो अलग होता है। तो किसी को बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है तो फिर वो वुलन तो वो आपका थर्मल से ही कवर हो पाती है। तो एक थर्मल का सेट आपके साथ होना चाहिए। बाकी हैंड ग्लव्स, सर ढकने के लिए आपका वुलन कैप, नेक ढकने के लिए नेक कवर, और एक छोटा डे पैक आपके पास होना चाहिए, और एक हॉट एंड कोल्ड का वाटर बॉटल, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो बहुत ज़्यादा पानी ठंडा हो जाता है। तो उस समय आपके पास गर्म पानी एनी टाइम रहे, गर्म पानी पीते रहिए। एक सन ग्लास होना चाहिए, और सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पर। और एक अपना पर्सनल मेडिकल किट होना चाहिए आपके साथ में। एक पावर बैंक ज़रूरी है, और ड्राई फ्रूट्स और एनर्जी के लिए बार्स, जो भी आप साथ लेना चाहते हैं। तो ये ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको एनर्जी देंगे वहाँ पर जब आप पैदल परिक्रमा कर रहे होंगे, स्पेशली उस समय पे। तो ड्राई फ्रूट्स बहुत हेल्प करते हैं। तो ये मिनिमम एसेंशियल्स हैं, तो ये तो आपके साथ होनी ही चाहिए आपके बैग के अंदर। इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो जिस भी कंपनी के साथ आप जाओगे तो वो आपको प्रोवाइड कराते हैं, जैसे जैकेट हो गए, बैग हो गए, ये सारी चीज़ें काफ़ी हैं जो वो प्रोवाइड कराते हैं। तो जब आप जा रहे हो तो उस समय पे उनसे आप लिस्ट ले लोगे तो अननेसेसरी आपको ख़रीदना नहीं पड़ेगा, वो प्रोवाइड करा देंगे। तो अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। वैसे तो सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट ही थे, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से डिसाइड होता है हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा कि हमें किस कंपनी के साथ जाना चाहिए। और किसी कंपनी को हम चूज़ करते हैं तो किस पॉइंट पे हम किसी कंपनी को चूज़ करें।
तो देखो, आप वैसे किसी भी कंपनी के साथ जा सकते हो जिसके साथ भी आपको अच्छा लगता है। तो मेरा रिकमेंडेशन पूछोगे तो डेफिनेटली मैं मेरी कंपनी ही रिकमेंड करूंगा, ट्रैवल पॉकेट। यस, आप में से अगर किसी को नहीं पता है तो यस, ट्रैवल पॉकेट मेरा ही कंपनी है, मैं ही उसको ऑन करता हूँ और मोस्टली ग्रुप के अंदर मैं साथ रहता हूँ। मतलब सारे ग्रुप में तो नहीं रह पाता हूँ क्योंकि मंथ में एक ही ग्रुप के साथ हम जा सकते हैं, क्योंकि जो प्रोसेस आप सबका होता है सेम प्रोसेस मेरा भी होता है, क्योंकि मैं भी तो इंडियन ही हूँ। तो सेम प्रोसेस ही सब हर ग्रुप के साथ हमें कराना पड़ता है। तो लिमिटेड बैच ही मैं ले पाता हूँ, बट हाँ मोस्टली ग्रुप के अंदर मैं रहता हूँ साथ में, नहीं तो ग्राउंड पे तो मिल ही जाता हूँ। तो अब आता है कि ट्रैवल पॉकेट क्यों चूज करना चाहिए। तो पहला पॉइंट, हमारे ट्रैवल पॉकेट के अंदर हमारे ग्रुप किसी के साथ मर्ज नहीं होते, क्योंकि मोस्टली आप देखते हो कि 80% लोगों का जो ग्रुप जाते हैं वो मर्ज होते हैं, क्योंकि प्राइवेट ग्रुप रन करने के लिए काफ़ी कॉस्ट लगता है वहाँ पर। तो लोग क्या करते हैं कि कम कॉस्ट में बुकिंग लिया और वहाँ पर नेपाल के अंदर किसी कंपनी को दे देते हैं। तो जैसे उनके गए हैं 2 4 5 10 लोग, वैसे और भी बहुत आते हैं। तो ऐसे करते करते 60 70 100 150 200 लोगों के ग्रुप बन जाते हैं, बड़ा ग्रुप बन जाता है। फिर वो एक साथ लेके वहाँ पर जाते हैं। तो कहने को तो आपका कम पैसे में आया, बट वहाँ पर आप मर जाओगे। तो सिंपल, बुकिंग आपके किसी और के साथ और यात्रा किसी और के साथ। तो ट्रैवल पॉकेट में ये नहीं होता, ट्रैवल पॉकेट का ही प्राइवेटली ग्रुप जाता है वहाँ पर। सिर्फ हमारे ही होते हैं, जो गाड़ी, व्हीकल, गाइड, कुक, सब कुछ ट्रैवल पॉकेट का ही होता है वहाँ पर और हमारे लिए ही होता है। तो जो भी यात्री आ रहे हैं ताकि उनको हम बेटर सर्विस दे पाएँ। और दूसरा पॉइंट, हमारा एक इंडियन गाइड हमेशा आपके ग्रुप के साथ होता है। और ये हम सिर्फ बोलते नहीं है, हमने करके दिखाया है। क्योंकि बोलते तो बहुत लोग हैं, बट लास्ट मोमेंट पे भेजते नहीं है, क्योंकि जितना कॉस्ट आपका लगता है उतना ही एक गाइड को भेजने का भी कॉस्ट लगता है। तो काफ़ी सारी कंपनीज वहाँ पर अपना कॉस्ट कटिंग कर लेती है और वो इंडियन गाइड को नहीं भेजती है। तो वहाँ पर नुकसान होता है आपके एक्सपीरियंस में, क्योंकि अगर वहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम आई और इंडियन गाइड वहाँ पर साथ नहीं है तो वहाँ पर वो करेक्ट ही नहीं कर पाएगा उसको। देखो, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं होती है, दूसरी कंट्री है, तिब्बत है, प्रॉब्लम छोटी मोटी आती रहती है वहाँ पर। तो अगर वहाँ पर इंडियन गाइड साथ हैं और वो एक्सपीरियंस है तो वो इमीडिएटली वहाँ पर उन चीज़ों को रेक्टिफाई करके आपकी आगे की जर्नी को और आसान कर देगा। अदरवाइज अब जो चीज़ हो रही है कोई सुनने वाला नहीं है, तो फिर वो जो चीज़ आपकी यात्रा चल रही है चलती रहेगी। अब वापस आके अगर उसको करेक्ट किया जाए तो फिर क्या फ़ायदा। तो इंडियन गाइड साथ होने का ये प्लस पॉइंट होता है कि रेक्टिफिकेशन वहीं पे हो जाता है, करेक्शन वहीं, ताकि आपका एक्सपीरियंस अच्छे से हो। अब बात आती है कंपनी के एक्सपीरियंस को लेके। काफ़ी सारे लोग आते हैं नेगेटिव मार्केटिंग के लिए, कभी तो नया कंपनी है। ट्रैवल पॉकेट ब्रांड अभी नया है, बट हमें 13 साल हो गए हाई ऑल्टीट्यूड में ही ट्रेवल करते हुए, और ट्रेवल करते हुए नहीं, इवन करवाते हुए। तो 13 साल का हमारे पास एक्सपीरियंस है हाई ऑल्टीट्यूड में जाने का। तो कैलाश मानसरोवर हाई ऑल्टीट्यूड है, ये नॉर्मल हॉलीडे या नॉर्मल यात्रा जैसा नहीं है। तो यहाँ पर हाई ऑल्टीट्यूड में कैसे ट्रैवल करवाया जाए, जो यात्री साथ होते हैं उनका कैसे बेटर टेक केयर किया जाए, तो इसका एक्सपीरियंस हमें 13 साल का है। तो ये एक हमें और आपको बेटर सर्विस हम प्रोवाइड करा पाते हैं हमारे एक्सपीरियंस के बेस पे। बाकी लीगली कंपनी साउंड है, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, कंपनी ISO सर्टिफाइड है कस्टमर सेटिस्फेक्शन को लेके भी, और 13 साल का कंपनी को एक्सपीरियंस है। इवन पर्सनली मुझे खुद एक्सपीरियंस है, ताकि जो भी हम आपकी आइटनरीज में कुछ भी करेक्शंस करते हैं या उसमें एड ऑन्स करते हैं, तो वो सारे एक्सपर्टीज़ के बेस पे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं कि आप ऑल्टीट्यूड पे जा रहे हो तो किस तरीके की आपको प्रॉब्लम वहाँ पर फेस करनी पड़ सकती है। तो उसको हम पहले से प्रिपेयर करके चलते हैं, तो आपको बहुत कम टू कम चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो आपकी यात्रा बहुत स्मूथ और बहुत अच्छे से हो जाती है, ताकि आप अच्छी मेमोरीज साथ लेके आए। तो अब आप और बेटर तरीके से अपना डिसीजन ले पाएंगे। जो भी कंपनी जिसके साथ भी आप जाना चाहते हैं, आप को मैंने पॉइंट बता दिए, उसके बेस पे आप कंपनी का सिलेक्शन कर सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ आना चाहते हैं और हमारे ग्रुप में आगे 2026 के लिए ज्वाइन होना चाहते हैं, तो 2026 के लिए हमारी बुकिंग ओपन हो चुकी है। मैं यहाँ पर नंबर दे रहा हूँ, आप इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड सीट्स ही हमारी होती है। हर ग्रुप को लेके मैंने बात नहीं किया, हमारे जो ग्रुप साइज़ होती है वो 30 to 35 ही हम रखते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं रखते हैं। हमारा ग्रुप साइज़ इतना ही होता है। बहुत रेयर केसेस सिनेरियो में अगर किसी का फैमिली मेम्बर बढ़ रहा है तो हम उसको थोड़ा सा एक्सीड करते हैं, अदरवाइज हमारा इतना ही लिमिटेड रहता है। तो आई होप कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 को लेके अगर आपके मन में जो भी सवाल थे तो इस वीडियो में आपको इसके आंसर मिले होंगे।
अगर इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी सवाल रह गया है तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ये वीडियो शेयर करो अपने यार दोस्त फैमिली वालों के साथ, ताकि वो भी मोटिवेट हो पाए यात्रा पर चलने के लिए, क्योंकि चाइना का भरोसा नहीं है ना। अभी तो यात्रा ओपन है, बट कब तक नहीं पता। तो जितना जल्दी हो सके आप इस यात्रा को कंप्लीट कीजिए और बाबा के दर्शन कीजिए और आशीर्वाद लीजिए बाबा का। और भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। हम सोलंकी जी से आए हैं मानस सरोवर दर्शन करने के लिए, लेकिन सोलंकी जी हम लोग को टेक केयर कर रहे हैं, सब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है एकदम। खाना पीना रहना, बार बार पूछना हम कैसा है, हमारा तबीयत कैसा है, एकदम हमारा अपना बच्चे जैसा करता है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा हमको। अभी कैलाश दर्शन करके वो बेटा भी हो गया मेरा एकदम, हमको बहुत अच्छा लगा है। कोई तकलीफ नहीं हुआ। अभी हमारा एज है 69, लेकिन कुछ तकलीफ नहीं हुआ, शरीर में भी ठीक है एकदम बिल्कुल। हम सब से बड़े खुश है, बहुत खुश है हम। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाबा आए। हर हर महादेव।